एक छोटे से गांव में मुरारी लाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी बीवी और 2 बच्चों वानी और मुकेश के साथ रहता था। खेती किसानी के साथ साथ थोड़ी ज्यादा आय के लिए कुछ गाय रखकर उनसे दूध दुहकर आसपास के इलाके में बेचता था और उस दूध से होने वाली कमाई को मुरारी लाल अपनी गायों की देखरेख और बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार में सभी खुश थे। मुरारी लाल और उसका बेटा जहां रोज नए नए पकवान खाने के शौकीन थे, वहीं मुरारी लाल की बीवी भी खाना पकाने में अच्छी तरह से निपुण थी। कोई भी खाना पकाने में उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। और मुरारी लाल की बेटी वानी भी अपनी माँ का काम में हाथ बटाने को हर समय तैयार रहती थी। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो रहे थे। अब मुरारी लाल को मन ही मन अपनी बेटी वानी को देखकर ये महसूस होने लगा था कि उसकी बेटी अब शादी की उम्र को छूने वाली है। उसकी शादी धूमधाम से एक अच्छे परिवार में करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ मुरारी का बेटा मुकेश भी 11वीं क्लास तक पहुंच गया था। मुरारी लाल और उसकी बीवी ने मुकेश के पैदा होने पर ही सोच लिया था कि मुकेश को किसी बड़े शहर भेजकर बहुत पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और सफल इंसान बनाना है। वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरे शहर रहना और पढ़ाई के लिए कॉलेज के खर्च में काफी पैसे लगने थे, और इसलिए ही मुकेश की पढ़ाई के लिए मुरारी और उसकी बीवी ने काफी पहले से ही सोने और कुछ पैसों के रूप में कुछ बचत करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब बातों के बीच वे दोनों वानी की शादी के लिए लगने वाले खर्च को तो भूल बैठे थे। समय बस ऐसे ही बीतता गया और वानी अब कॉलेज के दूसरे साल में आ गई थी और इधर मुकेश भी 12वीं क्लास तक आ खड़ा हुआ। शादी ब्याह में अब रिश्तेदार मुरारी लाल और उसकी बीवी से कहने लगे थे कि बेटी का रिश्ता कब करने वाले हो। वे दोनों ही बेटी की पढ़ाई पूरी होने तक की बात कहकर बात को टाल देते थे। अब मुरारी लाल मन ही मन काफी चिंता में रहने लगा था कि उसके पास तो सिर्फ कुछ ही पैसे हैं, जिसमें से या तो वो बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में कर सकेगा या फिर बेटे को दूसरे शहर पढ़ाई के लिए भेज पाएगा। हर समय उसके मन में ख्याल आता रहता कि क्या करूं। पास के ही एक स्कूल के मास्टर जी मुरारी के अच्छे दोस्त थे। एक दिन वह दबे स्वर में उनसे पूछ बैठा कि बेटे को अगर दूसरे शहर पढ़ाई के लिए भेजना हो तो कितना खर्च आएगा। मास्टर जी मुरारी लाल की ये बात सुनकर अचंभित होकर मुरारी का मुंह देखते रह गए और कुछ देर बाद हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन पहले ये बताओ, इतनी अच्छी बात पूछते हुए तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे मास्टर बाद में और अपना दोस्त रघु पहले समझा करो और बताओ क्या बात है। मुरारी लाल को थोड़ा सहज महसूस हुआ और वह बोल पड़ा, देख रघु, तू तो जनता है, मैं तो बस 2-4 जमात पढ़ा हुआ हूँ, बस अपना किसानी का हिसाब किताब कर पता हूँ। मास्टर रघु ने हंसते हुए कहा, तो इसमें डर कैसा है मुरारी, ये तो सभी जानते हैं। और फिर यहाँ इक्का दुक्का को छोड़कर कौन है जो बहुत पढ़ा लिखा है? और इस बात से तेरे बेटे के दूसरे शहर की पढ़ाई का क्या लेना देना, जो तो इतना डर डर कर बोल रहा है? आखिर तेरे मन में क्या बात है, ठीक से बता। मुरारी हिम्मत करके एकदम से बोल पड़ा, रघु, मैं और मेरी बीवी ने मुकेश के पैदा होते ही सोच लिया था कि हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देकर एक बड़ा और सफल इंसान बनाएंगे। हमने अपनी तरफ से जितना हो सका बचत भी की, लेकिन इन सब में हम ये भूल गए कि हमारी बेटी के ब्याह के लिए भी काफी पैसे की जरूरत होगी। अब या तो मैं अपनी बचत से बेटी को किसी अच्छे घर की बहू बना सकता हूँ या बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए बड़े शहर भेज सकता हूँ। तो ही बताओ मैं क्या करूँ? मुरारी लाल की बात सुनकर मास्टर जी बोले, बात तो ठीक ही कह रहे हो दोस्त, लेकिन आजकल के जमाने में दोनों काम ही जरूरी है, बेटा बेटी में फर्क नहीं कर सकते। मुरारी लाल ये बात सुनकर तुरंत बोला, नहीं मास्टर, मेरी सोच इतनी छोटी भी नहीं, लेकिन क्या करो, मेरी चादर छोटी है, इससे ज्यादा पैर नहीं पसार सकता। तभी मास्टर ने पूछा, अच्छा बेटी को शहर भेजने से पहले ये तो बता कि क्या पढ़ने के लिए तू मुकेश को शहर भेजने वाला है? शायद उस बात से तेरी मुश्किल आसान हो जाए। मुरारी लाल बोला, यही जानकारी लेने तो तेरे पास आया था रघु, तुमने उसे बचपन में पढ़ाया भी है, तुम मुझसे बेहतर जानते होगे उसके लिए क्या सही है। मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई, अपने बेटे को भी नहीं, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ ताकि उसका भविष्य तुम तय कर सको। यह बात सुनकर मास्टर रघु चिंता में पड़ गया और बोला, दोस्त, तेरा बेटा मेरे लिए बाकी बच्चों की तरह था जिन्हें मैंने आज तक पढ़ाया है, लेकिन ये बात कहकर तुमने मुझे भी चिंता में डाल दिया है। किसी का भविष्य तय करना आसान काम नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोच कर बताऊंगा, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बचत कितनी है।
और उस बचत को बेटी की शादी में खर्च करना है या बेटी की पढ़ाई में? मुरारी ने मास्टर से कहा, हमने आज तक उस बक्से में सिर्फ पैसे और गहने डाले हैं, कभी निकालकर हिसाब किया ही नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि जीवन में ये समय भी आएगा, वरना 2 रोटी कम खाकर गुजरा करता और ज्यादा बचत करता। लेकिन हाँ, कम से कम 3-4 लाख तो जुड़े ही होंगे, उसमें कुछ गहने भी है जो खरा सोना है। मास्टर जी ने मुरारी लाल को समझाते हुए कहा, देख मुरारी, तेरा बेटा इस साल 12वीं की परीक्षा देने वाला है और बेटी भी आगे 6 महीने बाद पढ़ाई पूरी कर लेगी। अब समय आ गया है कि तू अपनी बचत का हिसाब कर। तब तक मैं तेरे मुकेश के लिए क्या अच्छा है ये सोचकर बताता हूँ। चल, बहुत देर हो गई है, भाभी तेरी राह देख रही होंगी, लेकिन ध्यान रखना, घर जाकर आज तुझे तेरी बचत का हिसाब करना है। तेरे बच्चों का भविष्य तेरे उस बचतिया डिब्बे में बंद है। मुरारी लाल घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में मास्टर रघु का दिया हुआ दिलासा भी था और दिमाग में एक अजीब सा दबाव भी। यही सब बातें सोचता हुआ मुरारी लाल अपने घर को आ गया। तभी उसकी नजर घर के बाहर कुछ चप्पल जूतों पर गई। कौन आया होगा, सोचते हुए मुरारी अपने ही घर में मेहमान की तरह दबे पांव घुस रहा था कि तभी उसकी नजर उसके किसी दूर के रिश्तेदार पर गई जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिश्ते में तो वह मुरारी का दूर का चचेरा भाई था, लेकिन पैसे में वह काफी अमीर था और इस वजह से मुरारी लाल उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखता था। लेकिन आज मामला कुछ अलग ही था। मुरारी लाल अपने चचेरे भाई के साथ घर के अंदर जाते ही देखता है कि अंदर कुछ और मेहमान बैठे हैं और उसकी बीवी मेहमानों की आव भगत में लगी हुई है। उन सभी मेहमानों के चेहरे मुरारी लाल के लिए पूरी तरह अनजान थे। तभी मुरारी लाल अपनी बीवी की तरफ देखता है तो कुछ समझ नहीं पता। उसकी बीवी बहुत खुश नजर आ रही थी। वह मन में सोचने लगता, हे कि पता नहीं क्या बात है जो यह इतना खुश हो रही है, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। तभी मुरारी लाल का चचेरा भाई उसे पूरी बात बताता है कि उसके घर आए हुए मेहमान उसके ही गांव का एक संपन्न परिवार है। 23 एकड़ जमीन, एक बड़ी गौशाला और कुछ नौकर चाकर के साथ उनका एक बड़ा घर भी है। कुछ महीनों पहले जब शादी में हम मिले थे, इन्होंने तभी तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था, लेकिन तब तुमने कहा था कि तुम बेटी की पढ़ाई पूरी होने का इंतजार करोगे। इस बात से इन्होंने वहां बात करना सही नहीं समझा, लेकिन ये लोग पिछले कई दिनों से तुमसे बात करने के इच्छुक थे, इसलिए आज मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर मुरारी लाल खुश भी था और चिंतित भी। खुशी इस बात की थी, भाग्य का खेल, देखो इतना अच्छा और बड़ा अमीर परिवार है, खुद चलकर मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। ऐसा मौका बार बार तो नहीं आता। और चिंता इस बात की भी थी कि ये बड़े लोग हैं, पता नहीं शादी ब्याह में कितना खर्च आएगा। तभी मेहमानों में से एक महिला बोल पड़ी, भाई साहब, आपकी बेटी बड़ी सुंदर और गुणवान है। माए और मेरे बेटे ने शादी में देखकर ही इसे पसंद कर लिया है। अब सिर्फ आप लोगों की हाँ की देर है। बाकी सारी बातें हमने बहन जी को बता दी है। बस आप अब जल्दी जवाब दीजिए और हमारे घर पधारिए। आखिर आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी समझदार है। जिस लड़के से शादी होगी उसके बारे में पता होना चाहिए उसे। घर आकर आप अपनी और अपनी बेटी की मर्जी जरूर बताइएगा। और वे सभी मेहमान चाय नाश्ता कर मुरारी लाल के घर से चल पड़े। इधर मुरारी लाल की बीवी हद से ज्यादा खुश थी और दूसरी तरफ मुरारी बेहद चिंता में डूबा हुआ था। उसकी बीवी लड़के वालों और लड़के के बारे में बताते नहीं थक रही थी और मुरारी लाल अपनी बीवी की बातें सुनकर और अधिक चिंता में डूबा जा रहा था। मुरारी लाल की बीवी से अब रह नहीं गया और वह पूछ ही बैठी, क्यों जी, आपको वे लोग पसंद नहीं आए क्या जो आप इतने चुप हैं और पता नहीं किस सोच में डूबे हुए हैं? मुझे तो वे लोग ठीक लगे। मुरारी लाल ने कुछ नहीं कहा, किसी तरह बात को टालकर किनारे किया और अपनी बेटी वानी को बुलाकर उससे पूछ बैठा, तुझे क्या लगता है बेटी, ये लोग कैसे लगे तुझे? तभी मुरारी लाल की बीवी एकाएक बोल पड़ी, बेटी से ऐसे सवाल कौन करता है? अरे बेटी को तो दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। मुरारी लाल अपनी बीवी की बात को अनसुना करते हुए वानी से बोला, बता बेटी, वानी भी क्या कहती? उसने बस यही कहा कि आप लोगों को ठीक लगता है तो ठीक ही होगा पिताजी। इसके बाद सभी ने बैठकर खाना खाया और अपने अपने बिस्तर में सोने चले गए। लेकिन मुरारी लाल तो रात भर बस छत को निहारते लेटा रहा। मुरारी की बीवी को भी लगने लगा था कि मुरारी लाल किसी बड़ी चिंता में डूबता जा रहा है। यह सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और जब सुबह वह उठी तो मुरारी सुबह सूरज उगने के पहले ही खेत को निकल चुका था। अब तो मुरारी लाल की बीवी अपना मन बनाकर बैठी थी
कि आज जो भी हो जाए वह अपने पति से उसके इस अजीब बर्ताव की वजह जानकर ही रहेगी। और मुरारी लाल ही सुबह से सोचकर बैठा था कि आज घर जाकर सबसे पहले अपनी बचत का हिसाब करना है। उसकी बचत ही बेटी की शादी निर्धारित करेगी। अब हाल ये थे कि पिछले कुछ दिनों से जो बात मुरारी लाल के दिल का डर बनी हुई थी, अब वही बात उसे सच होती नजर आ रही थी। और ये सब उसकी सोचे हुए वक्त से पहले शुरू हो गया था। मुरारी लाल तो इन सब के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं था। सारा दिन मुरारी लाल की बीवी भी अपने पति के इस अजीब बर्ताव के बारे में सोचती रही। वह खुद से ही बातें करती हुई, पता नहीं क्या हुआ होगा, अभी तक तो सब बताया करते थे, अब न जाने क्या करते हैं। कहीं काम में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, या फिर बेटी की शादी से बेटी के दूर हो जाने से परेशान है। जैसे तैसे आधा दिन बीत गया और मुरारी लाल घर वापस आया। उसकी बीवी भी मुरारी लाल का इंतजार है कर रही थी। खाट में बैठा देख उसकी बीवी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और हाथ में पानी का गिलास थमाकर अपनी बात शुरू करने का रास्ता ढूंढने लगी कि तभी मुरारी लाल बोला, अरे वो अपना बचतिया डिब्बा था ना, उसको बाहर निकालना, आज देखना है कि हम दोनों ने कितनी बचत कर ली है। और बोलता हुआ नहाने चल दिया। मुरारी की बीवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही मुरारी की बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा पहाड़ टूट पड़ा। हे राम, ऐसी क्या आफत है जो इन्हें बचत के पैसों की जरूरत आन पड़ी है। वो पैसे तो मुकेश की पढ़ाई के लिए है। मुकेश की माँ से अब रहा नहीं गया। वो हड़बड़ाती हुई उस पानी की टंकी के पास जा खड़ी हुई और मुरारी लाल से कड़े स्वर में बोली, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है जो आपको उन पैसों का हिसाब करना है। मुरारी लाल शांत स्वर में बोला, अरे कोई आफत वफात नहीं आई है, अपने पैसे है, सारी जिंदगी जमा किया है, अब क्या उन्हें देखना भी सही नहीं है। मुरारी की बीवी तीखे स्वर निकलते हुए बोली, तो आज से पहले ही ये सब ध्यान में क्यों नहीं आया। आपको मैं देख रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगे हो। ना ठीक से खा रहे हो, ना तो सो रहे हो, सुबह जल्दी घर से चले जाते हो और अब तो पहले की तरह बैठकर हमसे बात भी नहीं करते। आखिर क्या हुआ है, कोई कर्ज वगैरह ले रखा है क्या, या जुआ खेलने लगे हो। बीवी की बातें सुनकर मुरारी लाल को थोड़ा गुस्सा आया और वह जोर से बोला, अरे हाँ, लिया है कर्ज। तुझे तो जैसे सब पता होता है ना, बड़ी अंतर्यामी हो गई है। अपना दिमाग खर्च मत कर, ज्यादा जल्दी बचत के डब्बे को निकाल कर रख, बाहर मुझे देखना है। मुरारी की बीवी बेमन काम की तरह उस बचतिया डिब्बे को खाट में लाकर पटक देती है। मुरारी भी जल्दी से आकर अपनी बचत को देखने बैठ जाता है। 2-3 बार गिनने के बाद मुरारी अपनी बीवी को आवाज लगाकर कहता है कि देख, ये है अपनी बचत जो तूने और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बचाए है। देख, पूरे 2,95,600 रुपए है, और उन सब के बाद ये कुछ सोने के गहने भी है। मुरारी लाल बीवी को गहने दिखाते हुए कहता है, 1,00,000-1,50,000 के तो ये गहने भी होंगे ही। मुरारी की बीवी चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या करने वाले हैं ये। और वह बोली, अरे ये तो हमने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया है ना, आपको क्या हो गया है, क्या करोगे आप अचानक इतने पैसों का। अब मुरारी के दिल में थोड़ी ठंडक आ गई थी और वो पहले की तरह अपनी बीवी को पास बैठाकर समझाने लगा कि हम दोनों ने एक बड़ी गलती की है जिससे हम दोनों ही अनजना है। ऐसी बातें सुनकर मुरारी लाल की बीवी भी संकोच में आ गई और बोली कि क्या गलती है जो आपको इतना अफसोस है, और क्या यही बात है आपके दिल में जो आओ पिछले कुछ दिनों से ना सही से खा रहे हो ना बोल रहे हो। मुरारी लाल हल्की मुस्कान लिए हुए अपनी बीवी से पूछता है, हमने मुकेश को पढ़ने का सपना तो देखा है, लेकिन तू ही बता, तेरी बेटी भी तो अब शादी लायक हो गई है। कल जो रिश्ता उसके लिए आया वो तो हम सभी पर भगवान की एक बड़ी कृपा जैसा है ना। तू भी तो कल बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुरारी की बीवी बोली, क्यों खुश ना होती मैं, हमसे ज्यादा अमीर लोग हैं। वो उनका व्यवहार भी काफी अच्छा लगा, मुझे बोलचाल में भी ठीक है, और फिर रिश्ता आपके चचेरे भाई ही लाए हैं तो कुछ अच्छा देखकर यहाँ तक लाए होंगे। मुरारी लाल, हाँ हाँ, तेरी सभी बातें सही है, लेकिन क्या तू नहीं जानती, लड़की की शादी करना कोई हंसी मजाक नहीं होता। वो बड़े लोग हैं तो उनकी मांगे भी ज्यादा ही होंगी। उनके नात रिश्तेदारों का स्वागत भी सही तरीके से करना होगा। उनका बेटा भी बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा कमा लेता होगा, तो उसके लिए तो और भी बड़े बड़े रिश्ते आए होंगे। फिर उसे हमारी बेटी ही क्यों पसंद आई, कुछ तो बात होगी ना। मुरारी की बीवी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें बस एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए थी, और हमारी बेटी को हमने बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए वाणी उनका मन जीत गई। मुरारी लाल, हाँ, लेकिन तुझे समझ क्यों नहीं आता, हमें पहले उनकी मांग जान लेना चाहिए,
बात को आगे बढ़ाते हुए मुरारी बोला, हमने आज तक जो बचत किया है वो यही है, तेरे सामने ही है। तो खुद ही सोच, बेटी को खाली हाथ विदा करेगी क्या? कम से कम कुछ गहने, कुछ सामान देना तो माँ बाप का फर्ज होता है। ये तो लड़के वालों का बड़ा दिल है कि उन्होंने अपनी कोई मांग नहीं रखी, या फिर अपनी मांग रिश्ता पक्का होने पर बताने का इंतजार कर रहे हैं। आगे मुरारी बोलता है, तो खुद सोच, तेरे सामने ये पैसे और सोना पड़ा है। मेरे ख्याल से इसकी कुल कीमत 4-5 लाख के बीच होगी। अब इस महंगाई के जमाने में अगर तुझे इसमें ही तेरी बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई करवानी हो तो क्या करेगी तू? अब जाकर मुरारी लाल की बीवी उसकी चिंता का कारण समझ पाई थी। वह धीरे से मुरारी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, चिंता न करो भगवान, सब ठीक ही करेंगे। शाम होते ही मुरारी अपने दोस्त मास्टर रघु के पास पहुंचा और सीधा पूछने लगा कि क्या हुए मास्टर जी, अपने मेरे बेटे के लिए कुछ सोचा भी या नहीं? मास्टर जी भी अपने मित्र की मदद की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन मास्टर जी का मुरारी से पहला सवाल वही था जहां बीते दिन उन्होंने अपनी बात खत्म की थी। मास्टर जी भी बिना संकोच पूछ बैठे कि तेरे बचत से कितने पैसे निकले, पहले वो तो बता। मुरारी लाल थोड़ा खुश होता हुआ कहता है, कम से कम 4 लाख के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन रघु, एक बात और है जो मुझे एक अजीब स्थिति में डाल रही है। मास्टर रघु, अरे भाई, अब क्या बात हो गई? चलो पहले तुम ही बता दो, फिर आज मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करता हूँ। मुरारी लाल, मास्टर, कल जब मैं तेरे पास से वापस घर को लौटा तो मेरे घर मेरे चचेरे भाई आए हुए थे और साथ में कुछ और मेहमान भी थे। पूछताछ हुई तो पता लगा वे लोग वानी को पसंद कर उसका हाथ मांगने आए हैं। काफी अमीर घराना है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। लेकिन मास्टर रघु, लेकिन क्या? मुरारी लाल, बात यह है मास्टर, इतनी महंगाई है, अगर मैं बेटी की शादी कर दी तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ही बचा सकता हूँ। मास्टर रघु हंसते हुए बोले, अरे तो सोचना क्या है, जो सामने है पहले उस काम को पूरा करो, बाकी का मैं तुम्हें समझता हूँ। तभी मास्टर रघु अंदर से एक पुराना अखबार लेकर आए और बोले, ध्यान से सुनना, मैं पढ़कर सुनता हूँ। मुरारी लाल, अरे मास्टर रुको, तुम्हें पता है ना मुझे वो सब समझ में तो आएगा नहीं, तुम मुझे ऐसे समझाओ कि मुझे समझ आ जाए। मास्टर रघु ने कहा, देखो मुरारी, हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर बनाने की सोचता है, और तुमने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा। मुरारी लाल मास्टर की बात सुनकर बोला, बात तो सही कह रहे हो मास्टर, लेकिन मुझे अगर यही समझ आता कि मैं अपने बेटे को क्या बनाऊं तो मैं ये सारी बातें तुमसे क्यों कहता भला? मास्टर रघु, अरे भाई, तुम मेरी बात को समझो। मेरे हिसाब से तुम्हारे बेटे की इंजीनियर की पढ़ाई अच्छी रहेगी। आजकल तो इसकी पढ़ाई के लिए लोन भी आसानी मिल जाता है, और इंजीनियर की नौकरी है भी बहुत अच्छी, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देनी होती है, जिसे अंग्रेजी में JEE मेन कहते हैं। इस परीक्षा में हर साल 1 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस परीक्षा को पास कर आगे पहुंच पाते हैं। इसके लिए सही मार्गदर्शन, सही शिक्षक की जरूरत होती है जो बच्चे को इस परीक्षा के लिए तैयार कर सके। मास्टर की बात सुनकर मुरारी लाल बोला, फिर तो इसकी पढ़ाई में बहुत पैसे लगते होंगे, जब हर बार इतने सारे बच्चे यह परीक्षा देते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती। इसका ये मतलब भी है कि यह परीक्षा बहुत कठिन होती होगी। मास्टर रघु ने मुरारी की बात का उत्तर यह के कर दिया कि भाई, पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी भी तो साहबों वाली मिलती है। इस परीक्षा की सफलता का फल इतना मीठा होता है कि बच्चे और उसके माँ बाप की सारी जिंदगी में उसकी मिठास घुल जाती है। मुरारी लाल, मास्टर, तुमने कहा है तो सही ही होगा, लेकिन यह तो बताओ कि खर्च कितना होगा? मास्टर रघु, हाँ, मैं भी वही बता रहा हूँ कि इसका खर्च तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर तेरे बेटे को इस परीक्षा में सफलता मिल जाती है तो आगे की कॉलेज की पढ़ाई का लगभग सारा खर्च सरकार पूरा करेगी। तुम्हें बस अपने बेटे की निजी जरूरतों और कुछ ऊपरी खर्चों का ध्यान रखना होगा। मास्टर की यह बात सुनकर तो मुरारी फुला नहीं समाया और मानो बस उछल ही पड़ा। तभी मास्टर रघु मुरारी को शांत करवाते हुए कहते हैं कि अरे, यह सब इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तुम भूल गए क्या? तुम्हारे बेटे जैसे 1 लाख लोग और भी यही परीक्षा देने आते हैं, वो भी हर साल। तुम अब थोड़ा शांत होकर मेरी बात सुनो। मुरारी लाल, हाँ मास्टर, रास्ता तो बहुत अच्छा सुझाया है तुमने, अब आगे का मार्गदर्शन भी तुम्हें ही करना है। मास्टर रघु, मुरारी भाई देखो, मैं सिर्फ सस्ता बता सकता हूँ,
सही और गलत का चुनाव आखिर में तुम्हें ही करना होगा। कुछ गलत हुआ तो मुझे ना कहना बाद में। मुरारी लाल, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? रघु, ऐसा ना कहो, मेरी हालात तो पहले से ही खराब है। अब ऐसा कहकर तुम तो मेरा दिल ही बैठा दोगे। मास्टर रघु, मैं ठीक ही कहा रहा हूं मुरारी। ये जो पढ़ाई और परीक्षा का रास्ता बता रहा हूं, ये कतई आसान नहीं होगा, खासकर तुम्हारे बेटे के लिए। लेकिन अभी के तुम्हारे हाल ऐसे हैं कि मुझे इससे अच्छा रास्ता नहीं सूझा। अगर बात बन गई तो बेटे को बड़े शहर भेज देना, वरना वापस बुलाकर गांव के कॉलेज में दाखिला करवा देना और फिर 3 साल पूरे होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज देना। इस बीच तुम्हें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा पैसे जोड़ने के लिए। ऐसा करने से तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा कि कम से कम एक कोशिश तो की तुमने। मुरारी लाल, अरे मास्टर, कैसी कोशिश, कैसा टाइम? मुझे सही तरह से समझाओ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम्हारी बातें। मास्टर रघु, देखो मुरारी लाल में लो, आज की तारीख में तुम्हारे पास 4 लाख रुपए है और तुम्हारे हाथ बेटी के की अच्छा रिश्ता भी है। फिलहाल तुम 3 लाख रुपयों से बेटी की शादी कर लो और फिर तुम्हारे हाथ सिर्फ 1 लाख रुपए रह जाएगा। इतने पैसे तुम्हारे बेटे मुकेश की 1 साल जीई की पढ़ाई में लगा दो। रहा रहने खाने का खर्च तो कुछ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और थोड़ा तुम यहाँ वहां से हाथ मारकर जुगाड़ कर लेना। आगे साल में आने वाला जेई का फॉर्म तुम्हारे बेटे को भरवा कर परीक्षा में बैठा कर देखते हैं। अगर वो पास हो गया तो समझो तुम्हारी और उसकी किस्मत अच्छी है और उसे आगे पढ़ने बाहर भेज देना, वरना वापस गांव बुलाकर 3 साल यही कोई कॉलेज में दाखिला दिला देना। मेरी नजर में यही सबसे अच्छा रास्ता है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आगे जैसा तुम्हें ठीक लगे, ये सिर्फ मेरी सलाह है। मास्टर रघु की ये सभी बात सुनकर मुरारी लाल को कुछ बातें समझ आई और कुछ बातें समझ नहीं आई कि वह बोला, मास्टर कैसी बात करते हो? 1 साल जब कोई कॉलेज नहीं होगा तो मेरे बेटे को कौन पढ़ाएगा? मुरारी की बात सुन रघु हंसते हुए बोला, अरे भाई, अब जमाना बदल गया है। आजकल 1 साल क्या 2-3 साल तक बच्चे सिर्फ इस परीक्षा को पास करने के लिए ट्यूशन लेते हैं, जिसकी सालाना फीस ही करीब लाख रुपए होती है। और कुछ नसीब वाले होशियार बच्चे पहले साल में ही इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। मुरारी लाल, ठीक है मास्टर, मैं तुम्हारी सलाह से ही काम करता हूँ। आज जाकर मैं अपने बेटे को इस बारे में बताता हूँ, देखो उसका क्या सोचना है। मास्टर रघु, हाँ मुरारी, ये बात तो बिल्कुल सही कहा है तुमने। उसकी मर्जी और उसकी रुचि इस बात में होनी बहुत ही जरूरी है, वरना जब उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं तो वो पास कैसे होगा। यहाँ पढ़ाई के साथ आपकी रुचि का होना भी बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, बेटे की तकदीर बन जाए। बस यही सोचते हुए मुरारी घर को निकल गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी बीवी को बताया और बोला, तू क्या सोचती है, क्या करना चाहिए? मुरारी की बीवी भी अब कोई ज्यादा पढ़ी लिखी महिला तो थी नहीं। उसने भी मुरारी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया, आपको सही लगता है तो अच्छा ही होगा। अब तक भगवान ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया है, आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं कल ही मंदिर जाकर अपने दोनों बच्चों के लिए मन्नत मानूंगी। फिर क्या था, शाम खाना खाते हुए दोनों पति पत्नी ने अपने दोनों बच्चों वानी और मुकेश से इस बारे में बात की। वानी अपनी शादी का सारा फैसला पहले ही अपने माता पिता पर छोड़ चुकी थी और रही मुकेश की बात, तो जब उसे बाहर जाकर जेईई की कोचिंग का प्रस्ताव अपने पिता से मिला तो वह भी बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि उसकी सीनियर क्लास के 2 बच्चे पिछले 2 साल से वहां जाकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सोचता था, वह लोग तो बहुत अमीर है, बड़े जमींदार के बच्चे हैं। मैं अगर सोचूंगी तो इतने पैसे कहां से आएंगे? उसके पिता तो मामूली किसान है। इसलिए मुकेश ने कभी ऐसी बातें की ही नहीं जो सुनकर उसके माता पिता को छोटापन महसूस हो। लेकिन आज जब उसके पिता ने पूरी बात बताई और यह प्रस्ताव सामने रखा तो मुकेश की उत्सुकता देखकर मुरारी और उसकी बीवी खुश हो गई। उनकी खुशी की एक वजह यह भी थी कि उनके दोनों ही बच्चे बहुत शांत और शालीन स्वभाव के थे। जहां एक तरफ बेटी को अच्छा घर मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेटे को एक अच्छी शिक्षा पाने का मौका भी नजर आ रहा था। मुरारी तभी मुकेश को समझते हुए बोला, बेटा तुझे तो सब पता ही है कि इसकी पढ़ाई इतनी महंगी होती है। तेरे पास समय बहुत ही कम होगा। तेरी बहन की शादी के बाद मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे होंगे कि मैं तुझे 1 साल वह पढ़ा सकूं। अगर तुझे सफलता नहीं मिलती है तो अगले साल तुझे वापस आकर यहाँ गांव के किसी कॉलेज में दाखिला लेना होगा। मुकेश ने अपने पिता मुरारी की बात सुनकर जवाब में कहा, पिताजी, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था
आप मुझे इतनी बड़ी परीक्षा के लिए किसी बड़ी कोचिंग में जाने बोलेंगे? उल्टा मैं तो खुद यही सोच रहा था कि अगले साल गांव के आसपास किस कॉलेज में अपना दाखिला करवाना होगा। आप चिंता न करें पिताजी, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको पास होकर दिखाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मुरारी लाल भी बहुत खुश हुआ। अगले दिन मास्टर रघु अचानक मुरारी के घर आकर उससे पूछ बैठा कि क्या सोचा है फिर? मुरारी भी जैसे ताक में था। मुरारी झट से बेटे को आवाज लगाकर बुलाता है और मास्टर रघु को अंदर बुलाते हुए कहता है कि कल रात ही मैंने बेटे से बात की, उसे तो ये सारी बातें पहले से पता है। वह तो बता रहा था अपने जमींदार साहब के दोनों बेटे भी 2 साल से इस परीक्षा की तैयारी वहां रहकर कर रहे हैं। मेरा बेटा तो कह रहा था वो अपनी पूरी जान लड़ा देगा इस परीक्षा के लिए। बस मास्टर, अब ये बता देना कहाँ जाना है और क्या करना है। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और मैं कुछ जानता नहीं इस बारे में। मास्टर हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मुरारी, तुम दोस्त कहते हो और एक पल में पराया भी कर देते हो। मैं हो ना खुद साथ चलूंगा। वहां मेरी पहचान के कुछ लोग हैं, अपना काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन है मेरी एक शर्त है और उसके बिना मैं तो नहीं मानूंगा। बोलो, अगर तुम पूरी करो तो ठीक, वरना मैं ये चला। तभी मुकेश वहां आकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था कि मास्टर की नजर मुकेश पर पड़ी और वो बोले, अरे बेटा, तू क्या सुन रहा है? हमारी बातें तेरे समझ नहीं आने वाली। ये सब बात तू मुझे ये बता, तेरे बापू ने तुझे सब बता दिया है ना? बोल, तू अपनी खुशी से वहां जा रहा है ना, या तेरे बापू का कोई दबाव है? तुझ पर साफ बता दे बेटा, तेरे बापू से मत डर, उसे पढ़ाई लिखाई का ज्यादा नहीं पता। अगर तेरा दिल वहां जाने का नहीं है या कुछ और पढ़ने का है तो साफ बता दे अभी बेटा। मुकेश बोला, नहीं मास्टर जी, मैं तो आसपास के कॉलेज से इंजीनियरिंग कर पाऊं, यही बड़ी बात समझ रहा था। लेकिन कल रात पिताजी ने जब यह प्रस्ताव मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी पूरी मेहनत से 1 साल में ही पास होकर दिखाऊंगा। मास्टर रघु, हाँ बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बात की गहराई को समझ लेना। सही तरीके से अगर तुम सफल नहीं हुए तो वापस गांव आकर यह से पढ़ाई आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहां तुम परीक्षा की तैयारी के लिए जा रहे हो वो नेशनल लेवल एग्जाम है, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बार इस परीक्षा को पार कर गए तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिर तुम सिर्फ आसमान की ऊंचाई को छूकर अपने माता पिता को गौरवान्वित करोगे। अच्छा चलो जाओ, पढ़ाई करो। अभी पहले अपनी 12वीं की परीक्षा तो अच्छे नंबर से पास हो जाओ। इतना कहकर मास्टर उठ खड़े हुए और बोले, चलो मुरारी, मैं भी चलता हूँ, अब कुछ और काम भी पूरे कर लूँ। और हाँ, अपनी बेटी की शादी में मुझे मत भूल जाना, समझे? कहते हुए मास्टर जी अपने रास्ते चल दिए। अब मुरारी लाल चाय का गिलास हाथ में पकड़े हुए सोचने लगा। मेरी सारी चिंता तो अकेले मास्टर ने सुलझा दिया। सही ही कहते हैं, जीवन में एक अच्छा दोस्त जरूर बनाना चाहिए। आज रात बड़े सुकून की नींद आएगी मुझे। देखते ही देखते आगे कुछ और दिन बीत गए। अब मुरारी की बीवी मुरारी पर दबाव बनाने लगी कि लड़के वालों के घर जाकर बेटी का रिश्ता भी पक्का कराओ, ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल बाहर हो। मुरारी ने भी अपनी बीवी की बात पर हामी भरी और 2-3 दिन बाद अपने चचेरे भाई के घर चलने की बात कहकर शांत हो गया। और 2-3 दिन बाद रविवार की सुबह दोनों पति पत्नी साथ कुछ पैसे रखकर अपने उस रिश्तेदार के घर की तरफ निकल पड़े। और वहां जाकर उन्होंने लड़के के बारे में थोड़ी पूछताछ कर शादी पक्की करने की बात कही तो मुरारी के चचेरे भाई भी खुश होकर बोले, वानी बहुत सौभाग्यवती है जो इतना अच्छा खानदान उसे मिल रहा है। तभी मुरारी बोल पड़ा, लेकिन इतना अमीर परिवार है, इनकी मांगे क्या होंगी? तुम तो जानते ही हो भाई, हम तो बड़े साधारण से लोग हैं। तभी मुरारी के भाई बोले, अरे भाई साहब, यही तो सबसे अच्छी बात है, इनकी कोई ज्यादा मांगे नहीं है, बस जो आप खुशी से बेटी के साथ विदा करो वही बहुत है। उन्होंने तो यह तक कह दिया है कि अगर आपको कोई आर्थिक या किसी और तरह की मदद लगे तो आप बेझिझक उनसे बताएं। मुरारी थोड़ा पुराने ख्याल का था। भाई की ये बातें सुनकर वह बोला, अरे अरे, क्यों पाप में डाल रहे हो भाई? लड़की का बाप होकर उल्टा लड़के वालों के सामने मैं क्या मांगने जाऊंगा? नहीं भाई, इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं है। और फिर तुम्हें तो पता ही है, थोड़ी मदद अगर वो कर भी देंगे तो बदले में मेरी बेटी को सारी जिंदगी उस बात का तना सुनना पड़ेगा। बस वह बात वही आई गई हो गई। अब आगे मुरारी और उसके भाई का परिवार लड़के वालों के घर जाकर रिश्ता पक्का कर बेटी के कॉलेज खत्म होने के बाद शादी की बात कहकर आते हैं। अब बेटी के कॉलेज खत्म होने को सिर्फ कुछ समय ही था। इसके मुरारी और उसकी बीवी अपने हिसाब से तैयारियां करने में लग गए। इधर मुकेश के 12वीं के पेपर भी खत्म हो चुके थे।
जल्दी ही उसका रिजल्ट भी आने वाला था। जल्दी ही 2 महीने गुजर गए और बेटी की शादी की तारीख फिक्स हो गई। मुरारी ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर राहत की सांस लिया ही था कि अचानक एक दिन उसे उड़ती खबर पता लगी कि 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। अब मुरारी लाल का ध्यान बेटी से हटकर बेटे के भविष्य पर टिक गया। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान अब तक आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ है, आगे भी सब मंगलमय करना। अब मुरारी मन में चिंता भाव, जेब में बेटे का रोल नंबर और हाथ में बेटी की शादी का हल्दी चावल निमंत्रण लेकर सभी रिश्तेदारों के घर घूमने लगा। अगले 10 दिनों में बेटी की शादी जो थी, मुरारी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मुकेश का रिजल्ट आने को तैयार नहीं था। वह रोज एक बार मास्टर के घर जाकर मुकेश के रिजल्ट के बारे में जरूर पूछता था। बेटी की शादी के 3 रोज पहले मास्टर मुरारी के घर आया और मुरारी को ढूंढने लगा। मेहमानों से भरे घर में मुश्किल से मुरारी मिला। तब मास्टर ने मुरारी को रिजल्ट पेपर में आने की बात कहा और दोनों जल्दी में घर से बाहर निकाल गए। इधर मुकेश के दोस्त भी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह घर आकर मुकेश को साथ ले गए। वानी और उसकी माँ को कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन घर में इतने मेहमान होने की वजह से वह दोनों मुरारी लाल और मुकेश से कुछ पूछ ही नहीं पाई। मास्टर के घर पहुंचकर मास्टर जल्दी से अखबार में मुकेश का रोल नंबर ढूंढने लगा और वहीं दूसरी तरफ मुकेश के दोस्त तो पहले से सब देख कर आए थे। मुकेश को ये तो पता था कि वो हर हाल में पास हो जाएगा, लेकिन इतने कम नंबर से आने वाले हैं ये नहीं जानता था। वहाँ मास्टर भी पेपर में मुकेश का रोल नंबर देखकर मुरारी को यह बताता है कि उसका बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, लेकिन उसके परसेंट थोड़े कम है। अब मुरारी के लिए तो यही बात बहुत ही कि उसका बेटा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। मुकेश भी इसी बात से परेशान था कि उसके पिता उसके लिए कितने बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उसके सिर्फ 65% अंक आए हैं, तब वह उन्हें क्या जवाब देगा। हालांकि मुकेश अपने सभी मित्रों से 1-2 अंक आगे ही था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि ना थी। उसके दोस्त उसे लगातार समझा रहे थे कि बिना किसी कोचिंग के 65% अंक लाना भी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मुकेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब उसे यह शंका होने लगी थी कि इतने कम नंबर के साथ क्या उसके पिताजी उसे अब भी कोचिंग के लिए बाहर भेजने को राजी होंगे या फिर नहीं। मुकेश के दोस्त पास होने की खुशी में मुकेश को खींचकर मोहल्ले के पास के ही एक होटल में लेकर जाते हैं। सभी अपनी अपनी पसंद के पकवान खाते हैं, लेकिन मुकेश एक कोने में मुंह लटकाए चुपचाप बैठा हुआ था। दोस्तों के लाख समझाने पर भी मुकेश नहीं माना। कुछ ही देर बाद मुरारी लाल और मास्टर भी उसी होटल में पहुंचते हैं। मुरारी लाल 1 किलो बूंदी के लड्डू बांधने के लिए कहता है। तभी मास्टर की नजर मुकेश पर पड़ती है और वह मुरारी को बताता है। मुकेश के दोस्त जहां खुशी से शोर मचा रहे थे, कॉलेज की बातें कर रहे थे, अपनी पसंद के पकवान खा रहे थे, वही मुकेश एक कोने में बैठकर मुंह लटकाए पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक मास्टर रघु और मुरारी लाल मुकेश के पास जाकर खड़े हो गए। मुकेश उन दोनों को देखकर बहुत डर गया और सोचने लगा कि अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं। आज मेरे दोस्तों के सामने ही मुझे डांट पड़ने वाली है। तभी मास्टर ने मुकेश से पूछा, क्या हुआ, तुम अपने दोस्तों के साथ खुशी नहीं मना रहे हो? आखिर क्या बात है, तुम्हें पास होने की खुशी नहीं हुई है? तब मुकेश बोला, मास्टर जी, पास तो मैं भी हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ 65% अंकों से, और आप तो जानते ही हैं मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या सोचा है। अब पता नहीं इतने कम अंकों को देखकर वह मुझे पढ़ने भेजेंगे भी या नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे अंक इतने कम हो गए। मुरारी लाल चुपचाप खड़ा होकर मास्टर और मुकेश की बातें सुन रहा था। तब उसे भी महसूस हुआ कि मास्टर ने भी कहा था कि मुकेश के प्रतिशत अंक थोड़े कम है। मुरारी लाल माहौल को खुशनुमा करने के इरादे से बोला, बेटा, तूने अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाया था ना, अब जो हुआ वह अच्छा ही है। तभी मुकेश का एक दोस्त पीछे से बोल पड़ा, जी हाँ, मैं भी इसे यही समझा रहा था कि बिना किसी मार्गदर्शन, किसी कोचिंग के तूने इतने अच्छे नंबर से अपना रिजल्ट बनाया है, लेकिन पता नहीं फिर भी यह क्यों दुखी है। मुरारी लाल मास्टर की तरफ देखकर बोला, अभी भी तो यह प्रथम श्रेणी ही कहलाएगा ना, तो क्या यह उस परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा? तब मास्टर जी ने मुकेश को देखकर कहा, ऐसा नहीं है कि यह परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा, लेकिन अंक थोड़े ज्यादा होते तो अच्छा होता। खैर, यह भी बुरा नहीं है, लेकिन मुकेश, तुम्हें अगर अपना भविष्य सुनहरा बनाना है तो आगे ऐसी गलती की गुंजाइश मत रखना।
वहां तो एक नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, और तुम यहाँ 5% अंकों के लिए उदास बैठे हो। जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसी गलती ना हो, यह सुनिश्चित करना ही तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। और रही तुम्हारी उस चिंता का निवारण में अभी किए देता हूँ कि इतने अंकों में तुम्हारे बाबा तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजेंगे या नहीं, तो तुमसे ज्यादा खुश तुम्हारे बाबा है। उन्हें तो सिर्फ प्रथम श्रेणी का मतलब ही सही समझ आता है, प्रतिशत ज्ञान और प्रतिशत की कदर उन्हें नहीं है। यह सब बातें हो ही रही थी कि मुरारी लाल एक बड़ा सा बूंदी का लड्डू लेकर अपने बेटे के मुंह में ठूंसते हुए कहता है कि चल अब रोनी सूरत मत बना, देख मास्टर ने भी कह दिया है कि आगे ऐसी गलती ना हो, और अभी यह गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुझे रोनी सूरत बनाकर घूमना पड़े। इतना कहकर दोनों चल पड़े और जाते जाते कहने लगे कि तेरी बहन की शादी भी है, घर जल्दी आ जाना, बहुत से काम करने हैं। मास्टर और मुरारी लाल के जाने के बाद जब दोस्तों ने उसके पिता की तारीफ की, तब जाकर मुकेश के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी और उसके डर का भी अंत हुआ कि उसके पिता उससे बाहर जाकर पढ़ाई करने का वह मौका अभी भी उसे दे रहे हैं। आगे 3 दिनों में वानी की शादी भी हो गई। जल्दी ही मुकेश के दूसरे शहर जाने का दिन भी आ गया। मास्टर और मुरारी लाल ने मुकेश के जाने की तैयारी, कोचिंग में एडमिशन जैसी सभी व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर दी थी। बस अब मुकेश को वहां जाकर दिल लगाकर पढ़ाई करना था। मुरारी लाल ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर जैसे चैन की सांस लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका बेटा परीक्षा में जरूर पास हो जाएगा और उसकी बेटी भी अब अपने परिवार में सुखी सुखी रह रही थी। मुकेश भी वहां पढ़ाई में लग गया। देखते देखते 1 साल बीत गया और वह जेईई का एग्जाम देकर घर वापस आ गया था। घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मुरारी लाल को जैसा अनुमान था कि उसका बेटा एग्जाम में पास जरूर होगा, और हुए भी ऐसा ही। उसके बेटे की जेईई में ठीक ठाक रैंक आ गई थी, जिसके बल पर उसे भारत के टॉप कॉलेज में से एक में दाखिला भी मिलना था। अच्छी बात यह थी कि मुरारी को इतने बड़े कॉलेज की पढ़ाई के खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मास्टर जी ने मुरारी और मुकेश को सब अच्छी तरह समझा दिया। अब यह बात पक्की थी कि स्कॉलरशिप से मुकेश की आगे की पढ़ाई पूरी हो जाए। जी, मुरारी लाल को बस बेटे की ऊपरी जरूरतों का ख्याल रखना था। दिन बीतते रहे और मुकेश देखते ही देखते पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करने लगा। उसे महीने की अच्छी तनख्वाह, रहने को बड़ा घर और भी दूसरी सुविधा मिली। अब मुरारी और उसकी बीवी के दिन सुकून के कर रहे थे। बेटा एक अच्छी रकम मुरारी के खाते में डाल देता था। बस अब मुरारी बेटे से यही पूछता कि घर कब आएगा। बेटे मुकेश की जिंदगी अब काफी व्यस्त हो चुकी थी, इसलिए कभी कभी मुरारी और उसकी बीवी ही मुकेश से मिलने चले जाते थे, और इस तरह भविष्य के लिए की हुई बचत, थोड़ी सूझबूझ, अच्छे मित्र की सलाह और थोड़ा रिस्क लेकर एक आम किसान ने अपने बेटे को एक मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुंचा दिया। मुरारी लाल की सूझबूझ देखकर यह पता लगता है कि अगर इंसान मन बना ले तो वह लक्ष्य जरूर पा लेता है। जीवन में एक साथ कुछ भी हाथ नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर जहां मुरारी लाल अपने बेटे व बेटी का जीवन संवारने में कामयाब रहा, तो वही जीवन में एक सच्चे व समझदार मित्र की वजह से मुरारी लाल ये सब कर पाया था। इसलिए हमेशा कहा जाता है, दोस्ती सजनों से करो जो आपको सही रास्ता दिखाएं। फाटक के ठीक सामने जेल था। बरामदे में लेटी मिसेज शुक्ला की शून्य नजरें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी थी। मैंने हाथ की किताबें कुर्सी पर पटकते हुए कहा, कहिए कैसी तबीयत रही आज? एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके शुष्क अधरों पर फैल गई। बोली, ठीक ही रही, सरीन नहीं आई, मेरे दोनों पीरियड्स खाली थे सो मैं चली आई। सरीन यह पीरियड लेकर आएगी। दोनों कोहनियों पर जोर देकर उन्होंने उठने का प्रयत्न किया। मैंने सहारा देकर उन्हें तकिए के सहारे बिठा दिया। एक क्षण को उनके जर्द चेहरे पर व्यथा की लकीरें उभर आईं। अपने आप को आरामदेह स्थिति में करते हुए उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है कॉलेज? मन लग जाएगा ना? हाँ, मन तो लग ही जाएगा। मुझे तो यह जगह ही बहुत पसंद है। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर और एकांत में बसा यह कॉलेज। जिधर नजर दौड़ाओ हर तरफ हरा भरा दिखाई देता है। तभी मेरी नजर सामने की जेल की दीवारों से टकरा गई। मैंने पूछा, पर एक बात समझ में नहीं आई, यह कॉलेज जेल के सामने क्यों बनाया? फाटक से निकलते ही जेल के दर्शन होते हैं तो लगता है सवेरे सवेरे मानो खाली घड़ा देख लिया हो।
मन जाने कैसा कैसा हो उठता है। रूखे केशों की लटों को अपने शिथिल हाथों से पीछे करते हुए मिसेस शुक्ला की कांतिहीन आंखें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी। बोली, सरीन जब आई थी तो उसने भी यही बात पूछी थी। पता नहीं क्यों कॉलेज के लिए जगह चुनी गई। फिर उनकी खोई खोई दृष्टि दीवारों में जाने क्या खोजने लगी। पैरों को कुछ फैलाकर उन्होंने एक बार फिर अपनी स्थिति को ठीक किया और बोली, तुम लोग जब कॉलेज चली जाती हो तो मैं लेटी लेटी इन दीवारों को ही दिखा करती हो। तब मन में लालसा उठती है कि काश ये दीवारें किसी तरह हट जाती या पारदर्शी ही हो जाती और मैं देख पाती कि उस पार क्या है। सवेरे शाम इन दीवारों को बेधकर आती हुई कैदियों के पैरों की बेड़ियों की झनकार मेरे मन को मटती रहती है और अनायास ही मन उन कैदियों के जीवन की विचित्र विचित्र कल्पनाओं से भर जाया करता है। इस अनंत आकाश के नीचे और विशाल भूमि के ऊपर रहकर भी कितनी सीमित, कितना घुटा घुटा रहता होगा उनका जीवन। चांद और सितारों से सजी इस निहायत ही खूबसूरत दुनिया का सौंदर्य, परिवार वालों का स्नेह और प्यार, जिंदगी में मस्ती और बहारों के अरमान, क्या इन्हीं दीवारों से टकराकर चूर चूर न हो जाया करते होंगे। इन सब से वंचित कितना उबा देने वाला होता होगा इनका जीवन। न आनंद, न उल्लास, न रस। और एक गहरी निश्वास छोड़कर वे फिर बोली, जाने क्या अपराध किए होंगे इन बेचारों ने, और न जाने कि न परिस्थितियों में वे अपराध किए होंगे कि यूं सब सुखों से वंचित जेल की सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में जीवित रहने का नाटक करना पड़ रहा है। तभी दूध वाली के कर्कश स्वर ने मिसेस शुक्ला के भावना स्रोत को रोक दिया। मैं उठी और दूध का बर्तन लाकर दूध लिया। मिसेस शुक्ला बोली, अब चाय का पानी भी रखी दो, सरीन आएगी तब तक उबल जाएगा। मैं पानी चढ़ाकर फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठी। बोली, मदर ने आपको पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। आपकी जगह जिन्हें रखा गया है वे कल से काम पर आने लगेंगी। आज शाम को शायद मदर खुद आपको देखने आए। मदर यहाँ की बहुत अच्छी है रत्ना। जब मैं यहाँ आई थी तब जानती हो सारा स्टाफ नन्स का ही था। मेरे लिए तो यही समस्या थी कि इन नन्स के बीच में रहूंगी कैसे, पर मदर के स्वभाव ने आगा पीछा सोचने का अवसर ही नहीं दिया। बस यहाँ बांध कर ही रख लिया। फिर तो सरीन और मिश्रा भी आ गई थी। मिश्रा गई तो तुम आ गई। मुझे तो सिस्टर एनी और सिस्टर जेन भी बड़ी अच्छी लगी। हमेशा हंसती रहती है, कुछ भी पूछो तो इतने प्यार से समझाती है कि बस, बड़ी अफेक्शनेट है। हाँ, ये लूसी और मेरी जाने कैसी है। जब देखो चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है, न किसी से बोलती है न हंसती है। मिसेस शुक्ला ने पीछे से एक तकिया निकालकर गोद में रख लिया और दोनों कोहनियां उस पर गढ़ाकर बोली, एनी और जेन तो अपनी इच्छा से ही सब कुछ छोड़ छाड़कर नन बनी थी, पर इन बेचारियों ने जिंदगी में चर्च और कॉलेज के सिवाय कुछ देखा ही नहीं। कॉलेज में काम करती है, बस यही है इनका जीवन। अब तुम ही बताओ कहां से आए मस्ती और शौकी। वाह, ये भी कोई बात हुई। सिस्टर जूली को ही लीजिए, वह भी उम्र में इनके ही बराबर होंगी, पर चहकती रहती है। बातें करेगी तो ऐसी लच्छेदार कि तबीयत भड़क उठे, हंसेगी तो ऐसे कि सारा स्टाफ रूम गूंज जाए। उसका तो अंग अंग जैसे थिरकता रहता है। वह अभी नई नई आई है यहाँ, थोड़े दिन रह लेने दो, फिर देखना वह भी लूसी और मेरी जैसी ही हो जाएगी। और एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने आंखें मूंद ली। तभी सरीन हड़बड़ाती सी आई और बोली, गजब हो गया शुक्ला आज तो। अब जूली का पता नहीं क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? सरीन की घबराहट से एकदम चौंक कर शुक्ला ने पूछा। जूली 4th ईयर का क्लास ले रही थी। कीट्स की कोई कविता समझाते समझाते जाने क्या हुआ कि उसने एक लड़की को बाहों में भरकर चूम लिया। सारी क्लास में हल्ला मच गया और 5 मिनट बीतते न बीतते बाद सारे कॉलेज में फैल गई। मदर बड़ी नाराज भी हुई और चिंतित भी। जूली को उसी समय चर्च भेज दिया और वे सीधी फादर के पास गईं। और फिर बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से इन्होंने शुक्ला की ओर देखा। लगता है अब जूली के भी दिन पूरे हुए। बहुत ही निर्जीव स्वर में शुक्ला बोली, मुझे सारी बात ही बड़ी विचित्र लग रही थी। लड़की लड़की को किस कर ले? जूली के दिन पूरे हो गए? कैसे दिन? दोनों के चेहरों की रहस्यमयी मुद्रा मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। पूछा, फादर क्या करेंगे? कुछ सजा देंगे? मेरा मन जूली के भविष्य की आशंका से जाने कैसा कैसा हो उठा। अभी अभी तो रत्ना जूली की ही बात कर रही थी और अभी तुम यह खबर ले आई। सुनते हैं जूली पहले जिस मिशनरी में थी वहां भी इसने ऐसा ही कुछ किया था, तभी तो उसे यहां भेजा गया।
कि फिर कभी कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो फादर का जादू का डंडा घुमवा दिया जाए। और शुक्ला के पपड़ी जमे शुष्क अधरों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। जादू का डंडा? बताइए ना क्या बात है, आप लोग तो जैसे पहेलियां बुझा रही हैं। बेताब होकर मैंने पूछा। अरे क्यों इतनी उत्सुक हो रही हो? थोड़े दिन यहाँ रहोगी तो सब समझ जाओगी। यहाँ के फादर एक अलौकिक पुरुष है, एकदम दिव्य। कोई कैसा भी पतित हो या किसी का मन जरा भी विकारग्रस्त हो, इनके संपर्क में आने से ही उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। दूर दूर तक बड़ा नाम है इन फादर का। बाहर की मिशनरी से कितने ही लोग आते हैं फादर के पास आत्मशुद्धि के लिए। चलिए, मैं नहीं मानती मन के विकार भी कोई ठोस चीज है कि फादर ने निकाल दिए और आत्मशुद्धि हो गई। मैंने अविश्वास से कहा। कमरे से चाय के प्याले बनाकर लाती हुई सरीन से शुक्ला बोली, लो, इन्हें फादर की अलौकिक शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसमें अविश्वास की क्या बात है? हमारे देश में तो एक से एक पहुंचे हुए महात्मा हैं। तुमने कभी नहीं सुना ऐसी महान आत्माओं के बारे में? सुनने को तो बहुत कुछ सुना है, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। अच्छा, अब जूली को देख लेना, अपने आप विश्वास हो जाएगा। लूसी, जो आज इतनी मनहूस लगती है, यहाँ आई थी तब क्या जूली से कम चप्पल थी? फिर देखो, फादर ने 3 दिन में ही उसका काया पलट कर दिया या नहीं? शुक्ला ने सरीन की ओर देखते हुए जैसे चुनौती के स्वर में पूछा। तभी डॉक्टर साहब आए। मिसेस शुक्ला ने इंजेक्शन लगाया और पूछताछ करने लगे। सरीन मुझे गर्म पानी की थैली का पानी बदल देने का आदेश देकर नहाने चली गई। इंजेक्शन लगाने के बाद करीब घंटे भर तक शुक्ला की हालत बहुत खराब रहती थी। मैंने उन्हें गर्म पानी की थैली देकर आराम से लिटा दिया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। उन्हें पोंछ दिया। वे आंखें बंद करके चुपचाप लेट गईं। मन में अनेकानेक प्रश्न चक्कर काट रहे थे और रह रहकर जूली का हंसता चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। फादर उसके साथ क्या करेंगे? यह प्रश्न मेरे दिमाग को बुरी तरह मथ रहा था। मैंने दूर से फादर को देखा है। ऊपर से नीचे तक सफेद लबादा पहने वह कभी कभी चर्च जाते हुए दिख जाया करते थे। इतनी दूर से चेहरा तो दिखाई नहीं देता था, पर चाल ढाल से बड़ी भव्य मूर्ति लगते थे। मन श्रद्धा से भर उठे। ऐसे फादर में कौन सी शक्ति है जो आत्मा की शुद्धि कर देती है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन जूली नहीं आई। मैंने सिस्टर एनी से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने धीरे से अंगुली मुंह पर रखकर चुप रहने का आदेश कर दिया। मैंने देखा कि लूसी और मेरी इस घटना से काफी संतुष्ट सी नजर आ रही थी। कल से उनके खिचलाहट भरे चेहरों पर हल्के से संतोष की झलक नजर आ रही थी। 2 दिन और इसी प्रकार बीत गए। तीसरे दिन मैं कुछ जल्दी ही कमरे से रवाना होने लगी तो सरीन ने पूछा, अरे अभी से चल दी? कुछ कॉपियां देखनी है? यहाँ लेकर नहीं आई? अब स्टाफ रूम में बैठकर ही देख लूंगी। आज नंबर देने ही है। और मैं चल पड़ी। यो हमारे कमरों और कॉलेज के बीच में भी एक छोटा सा फाटक था, पर वह अक्सर बंद ही रहा करता था, सो मेन गेट से ही जाना पड़ता था। जैसे ही मैं कॉलेज के फाटक में घुसी, मैंने देखा जूली चर्च का मैदान पार कर नीची नजरें किए धीरे धीरे कॉलेज की तरफ आ रही है। एक बार इच्छा हुई कि दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, पर जाने क्यों पैर बढ़ी ही नहीं। मैं जहां की तहां खड़ी रही। वह मेरे पास आई, पर बिना आंख उठाए, बिना एक भी शब्द बोले वैसे ही शिथिल चाल से गुजर गई। मैं अवाक से उसका मुंह देखती रही। 2 दिन में ही क्या हो गया इस जूली को? मैं नहीं जानती। फादर ने उसके ऊपर जादू का डंडा घुमाया या उसे जंतर मंत्र का पानी पिलाया, पर जूली हंसना भूल गई। इसकी सारी शोखी, सारी हंसी, सारी मस्ती जैसे किसी ने सोख ली हो। उस दिन किसी ने जूली से बात नहीं की। शायद मदर का ऐसा ही आदेश था, पर जूली के इस नए रूप ने मेरे मन में विचित्र सा भय भर दिया। लगता था जैसे जूली नहीं, उसकी जिंदा लाश घूम रही है। सिस्टर एनी ने इतना जरूर कहा कि फादर ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया, उसकी आत्मा के विकार मिट गए, पर मुझे लगता था जैसे जूली की आत्मा ही मिट गई थी, मर गई थी। अपने कमरे पर आकर मैंने मिसेस शुक्ला को सारी बात बताई तो बिना किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट किए वे बोली, मैं तो पहले ही जानती थी। पता नहीं कैसी शक्ति है फादर के पास। रात में सोई तो बड़ी देर तक दिमाग में यही सब चक्कर काटता रहा। कभी लूसी और कभी मेरी की शक्लें आंखों के सामने घूम जाती। उन्हें देखकर लगता था मानो वे अपने से ही लड़ रही है, अपने को ही कुतर रही है, एक अजीब खिंचलाहट के साथ, एक अजीब आक्रोश के साथ।
कॉलेज की बड़ी लड़कियों को हंसी ठिठोली करते देख उनके दिलों से बराबर ही सर्द आहें निकल जाया करती थी। उनके जवान दिलों में उमंगों और अरमानों की आंधियां नहीं मचलती थी और उनकी आंखों में वह कांति और चमक नहीं थी जो इस उम्र की खासियत होती है। ऐसा लगता था इनकी आंखें न होकर दो कब्र हैं जिनमें उनके मासूम दिलों की सारी तमन्नाओं को, सारे अरमानों को मारकर सदा सदा के लिए दफना दिया हो। पहले ये भी जूली जैसी ही चंचल थी, तो अब जूली भी हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाएगी और जूली का आज वाला रूप मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। मैंने जोर से तकिए में अपना मुंह छिपा लिया और इन सारे विचारों को दिमाग से निकालकर सोने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानती क्या हुआ, पर आंख खोली तो देखा मैं पसीने से तर थी और सांस जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। मिसेस शुक्ला मुझे पकड़े हुए थी और बार बार पूछ रही थी, क्या सपना देखकर डर गई? एक बार तो भयभीत सी नजरों से मैं चारों ओर देखती रही, फिर कमरे की परिचित चीजों और मिसेस शुक्ला को देखकर आश्वस्त सी हुई। क्या हो गया? क्यों चिल्लाई थी इतनी जोर से? कोई सपना देखा था क्या? उन्होंने फिर पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया आकर मुझे अपने पंजे में दबोचकर उड़े जा रही है और उसके पंजों के बीच मेरा दम घुटा जा रहा है। चलो, थी चिड़िया ही, चिड़ा तो नहीं था, तब कोई बात नहीं। चिड़िया कहीं नहीं ले जाने की, ले जाने वाले तो चिड़े ही होते हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा, चलिए, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ डर के मारे जान निकल गई। वह दम घुटने की फीलिंग जैसे अभी भी है। मैंने पानी पिया और फिर सो गई और फिर वही ढर्रा चल पड़ा। जब कभी बाहर से कोई सिस्टर या ब्रदर आत्मशुद्धि के लिए फादर के पास आते तो सिस्टर एनी मुझे यह खबर सुनाया करती थी। मैं बड़ी उत्सुकता से सारा किस्सा सुनती और विश्वास से अधिक आश्चर्य करती। सिस्टर एनी और जेन को मेरा यह अविश्वास करना अच्छा नहीं लगता था और उसे मिटाने के लिए ही वे और भी जोर शोर से घंटों फादर के अलौकिक गुणों का बखान करती। मंद गति से चलती फिरती फादर की वह सौम्य मूर्ति मेरे लिए श्रद्धा से अधिक कौतूहल और भय का विषय बनी रही। महीने भर बाद एक दिन मदर ने मुझे बुलाया और बोली, मैं चाहती हूँ कि नन्स के लिए भी हिंदी पढ़ाने की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। अब हिंदी जानना तो सबके लिए बहुत जरूरी हो उठा है, क्योंकि मीडियम भी हिंदी हो रहा है, नहीं तो सारा स्टाफ हमें दूसरा रखना होगा। क्यों? तो आप सिस्टर्स के लिए भी एक क्लास खोल दीजिए, बहुत ही जल्दी सीख लेंगी। यूं बोल तो सभी लेती हैं, लिखना पढ़ना भी आ जाएगा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। शुक्ला तो बीमारी से उठने के बाद काफी कमजोर हो गई है, सो मैं उस पर यह बोझ डालना ठीक नहीं समझती। तुम शाम को 1 घंटा चर्च में आकर सिस्टर्स को हिंदी पढ़ाने का काम ले लो, उसके लिए तुम्हें अलग से पे किया जाएगा, चर्च में जाकर पढ़ाना होगा। यह बात सुनते ही एक बार मेरे सामने फादर का चेहरा घूम गया। उनको और दूसरी नन्स को और अधिक निकट से जानने की लालसा को एक राह मिल रही थी। मैं बोल पड़ी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं बड़ी खुशी से यह काम करूंगी। तब 1 तारीख से शुरू कर दो। मदर के पास से लौटी तो देखा सरीन और शुक्ला चाय पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने आकर उन्हें सारी बात बताई तो सरीन हंसकर बोली, चलो, तुम तो सपने में भी फादर को देखा करती थी, अब पास से देखना। बहुत कौतूहल है ना फादर को लेकर तुम्हारे मन में? फादर अपने कॉटेज में ही रहते हैं या चर्च जाते हैं? सिस्टर्स के कमरों की तरफ तो वे शायद कभी जाते नहीं, तुम देखोगी क्या? शुक्ला ने कहा। अरे, कभी चर्च में आते जाते ही दिख जाया करेंगे, सरीन बोली। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर कहा, क्यों शुक्ला, आजकल तुमने एक नई बात मार्क की या नहीं? क्या? मिसेस शुक्ला ने पूछा। लूसी में कोई चेंज नजर नहीं आता? आजकल उसके चेहरे पर पहले जैसी मुर्दनी नहीं छाई रहती। वह अनिमा है ना, 3rd ईयर की, उसका भाई आजकल अक्सर कॉलेज में आया करता है, कभी कोई बहाना लेकर तो कभी कोई बहाना लेकर। विजिटर्स को अटेंड करने का काम लूसी पर ही है। मैं कई दिनाई से नोटिस कर रही हूँ कि जिस दिन वह आता है लूसी का मूड बड़ा अच्छा रहता है। ख्याल नहीं किया? अब देखेंगे, शुक्ला ने कहा। पता नहीं मिसेस शुक्ला ने ख्याल किया या नहीं, पर मैंने इस चीज को अच्छी तरह से मार्क किया कि अनिमा का भाई सप्ताह में 2 बार आ ही जाता है और काफी देर तक वह उसके पास बैठती है। उसके जाने के बाद भी लूसी का मूड इतना अच्छा रहता है कि कोई हल्का फुल्का मजाक भी कर लो तो बुरा नहीं मानती। पर जाने क्यों लूसी का यह नया रूप देखकर मेरा मन भर उठता। 2 महीने पहले की हंसती थिरकती जूली की तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती और मैं सिहर उठती। 1 तारीख की शाम को मैं चर्च गई। इसके पहले मैंने कभी चर्च की सरहद में पांव नहीं रखा था।
कॉलेज के दाहिनी ओर वाला लंबा मैदान पार करने पर एक नाला पड़ता था। वही चर्च और कॉलेज की विभाजक रेखा थी। उसे पार करके ही चर्च का मैदान आरंभ होता था। चर्च के पीछे रेवरेंड फादर और मदर के लिए दो छोटी सुंदर कॉटेजेस बनी हुई थी और बाईं ओर सिस्टर्स के लिए एक कतार में कमरे बने हुए थे। कमरों के सामने लंबा सा बरामदा था। जाकर देखा कि क्लास के लिए उसी बरामदे में व्यवस्था की गई है। मैं पढ़ाने लगी। चर्च, कॉलेज और हमारे कमरों के सामने कोई 3 फीट ऊंची लंबी सी दीवार थी। यो सबके प्रवेश द्वार अलग अलग थे, पर चर्च से कॉलेज जाने के लिए सब लोग नाला पार करके ही जाया करते थे। पढ़ाने बैठी तो फाटक की ओर ही मेरा मुंह था और अनायास ही यहां भी मेरी नजरें सामने जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकराई। जबरदस्ती अपनी नजरों को उस ओर से हटाकर मैंने पढ़ाना आरंभ किया। चर्च में सिस्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीब 1 महीना हो गया था। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जाने लगी तो शुक्ला बोली, आज जरा जल्दी आ सके तो अच्छा हो रत्ना, बाजार चलेंगे। सरीन से कहा तो बोली कि उसे जरूरी नोट्स तैयार करने हैं। अकेले जाते मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी, आप तैयार रहिएगा, आते ही चल पड़ेंगे। और मैं चल दी। चर्च के मैदान में पहुंचते ही किसी स्त्राई के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर एक क्षण को मैं स्तब्ध सी खड़ी हो गई। सोचा जाऊं या नहीं, पर मन का कौतूहल किसी तरह ठहरने नहीं दे रहा था। जैसे ही बरामदे में पैर रखा मैं हैरत में आ गई। एक बहुत ही खूबसूरत नन हाथ पैर पटक पटक कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। सारी सिस्टर्स उसे संभाले हुई थी। मदर बड़ी बेचैनी से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वह थी कि चिल्लाए चली जा रही थी। 3-4 सिस्टर्स ने उसे पकड़ रखा था, उसके बावजूद वह बुरी तरह हाथ पैर पटक रही थी। उसे मैंने जो पास से देखा तो लगा कि ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा। संगमरमर की तरह सफेद उसका रंग था और मक्खन की तरह मुलायम देह। चेहरे पर ऐस लावण्य की उपमा देते न बने, और उस लावण्यमय चेहरे पर वे 2 नीली आंखें जैसे समुद्र की गहराइयां उतर आई हो। मैं सच कहती हूँ कि यदि कोई एक बार भी उन नीली आंखें को देख ले तो कम से कम इस जिंदगी में तो वह उन्हें चाहकर भी न भूल पाए। मेरे घुसते ही उसकी नजर मेरी ओर घूम गई। मुझे लगा वे नीली आंखें मेरे शरीर को भेदकर मेरे मन को कचोटे डाल रही है। और फिर वह एकाएक चिल्ला उठी, देखो मेरे रूप को। और वह अपने कपड़ों को बुरी तरह फाड़कर इधर उधर करने लगी। सबने बड़ी मुश्किल से उसे संभला। मदर ने उसके कपड़ों को जल्दी से ठीक ठाक कर दिया। वे बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी। हाथ रुकने पर भी उसकी जीभ चल रही थी। मैं अपनी जिंदगी को, अपने इस रूप को चर्च की दीवारों के बीच नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, आदमी की तरह जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूंगी। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। हम क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहने? हम इंसान ही है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं कभी नहीं रहूंगी। देखो मेरे रूप को। तभी बाहर से सिस्टर एनी हड़बड़ाती, सीआई फादर ने एकदम बुलाया है, ले इसे वहीं ले चलिए। सबने मिलकर उसे जबरदस्ती उठाया। वह चिल्लाती जा रही थी, मैं फादर को भी दिखा दूंगी कि जिंदगी क्या होती है। यह सब ढोंग है, मैं यहां नहीं रहूंगी। आधी से अधिक सिस्टर्स उसे उठाकर ले गई। जो बची थी उनमें से इस घटना के बाद कोई भी इस मूड में नहीं थी कि बैठकर पढ़ती। सो मैं लौट जाने को घूमी तो देखा कि इस सबसे दूर एक खिड़की के सहारे लूसी खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ गई थी, जैसे मन ही मन वह इस सारी घटना से बड़ी प्रसन्न हो। मन में अपार विस्मय, भय और दुख लेकर मैं लौटी तो शुक्ला बोली, लो तुम तो अभी से लौट आई, अभी तो तैयार भी नहीं हुई, आज क्लास ही नहीं हुई। और मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मैं जितनी इस घटना से विचलित हो रही थी वे उतनी नहीं हुई। स्वाभाविक से स्वर में बोली, शायद बाहर से कोई सिस्टर आई होगी, क्या बताए। इन बेचारियों की जिंदगी पर भी बड़ा तरस आता है। रात भर मेरे दिमाग में उस नई सिस्टर का खूबसूरत चेहरा और उसका चीखना चिल्लाना गूंजता रहा। वह फादर के पास भेज दी गई है। अब फादर उसका क्या करेंगे? शायद जूली की तरह उसके हृदय का यह बवंडर भी सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा और फिर जिंदगी भर उसका यह चांद को लजाने वाला रूप चर्च की दीवारों के बीच ही घुट घुट कर नष्ट हो जाएगा और वह अपनी इस बर्बादी पर एक ठंडी सांस भी नहीं भर सकेगी। दूसरे दिन स्टाफ रूम में घुसते ही सबसे पहले मेरी नजर लूसी पर पड़ी। बिना पूछे ही बड़े उत्साह से उसने मुझे कल की बात बताई। जानती हो, यह जो नई सिस्टर आई है
इसका नाम एंजेला है। कहते हैं यह चर्च से भाग गई थी, पर फिर पकड़ ली गई। इसके बाद पागलों जैसा व्यवहार करती थी, सो इसे फादर के पास भेज दिया। देखा कितनी खूबसूरत है। और एक सर्द सी आह उसके मुंह से निकल गई। अब क्या होगा? फादर आखिर करते क्या है? देखो क्या होता है। आज तो मदर भी नहीं आई, कल से वे फादर की कॉटेज पर ही है। सुनते हैं एंजेला काबू में नहीं आ रही है, उसका पागलपन वैसे ही जारी है। हम लोगों को भी उधर जाने की इजाजत नहीं है। 2 दिन तक कॉलेज के वातावरण, विशेषकर स्टाफ रूम के वातावरण में एक विचित्र प्रकार का तनाव आ गया। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, बस मैं, शुक्ला और सरीन आपस में ही थोड़ा बहुत बोल लेते थे। बाकी सारी सिस्टर्स तो ऐसे काम कर रही थी मानो मौन व्रत ले रखा हो, जैसे आयन ऑपरेशन रूम में कोई बहुत बड़ा आयन ऑपरेशन हो रहा हो और बाहर नर्सें व्यस्त, चिंतित सी, परेशान इधर उधर घूम रही हो। उनकी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो, चुप चुप, शोर मत करो, आयन ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। मदर थोड़ी देर के लिए कॉलेज आती और जरूरी काम करके चली जाती थी। हाँ, लूसी मौका पाकर और एकांत देखकर चुपचाप ये खबर दे देती थी कि एंजेला किसी प्रकार शांत नहीं हो रही है, फादर सब कुछ करके हार गए। ये कहते समय लूसी का मन प्रसन्नता से भर उठता था, मानो फादर की नाकमयाबी पर उसे परम संतोष हो रहा है। चौथे दिन सवेरे मैं और मिसेज शुक्ला घूमने निकले तो देखा सामने से एंजेला चली आ रही है। मैं देखते ही पहचान गई। बिल्कुल स्वस्थ, स्वाभाविक गति से वह चल रही थी। पास आते ही मैं पूछ बैठी, सिस्टर एंजेला, आप कहाँ जा रही हैं? एक क्षण को एंजेला रोकी, मुझे पहचानने का प्रयास सा करते हुए बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता, जहां मेरा मन होगा मैं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे फादर। फिर सहसा ओठ चबाकर बात तोड़कर वह बोली, अब वे कभी ऐसी फालतू की बातें नहीं करेंगे। और एक बार अपनी नीली आंखों से उसने भरपूर नजर मेरे चेहरे पर डाली, सिर को हल्का सा झटका दिया और एक ओर चली गई। मैं अवाक से उसकी ओर देखती रही। यही है एंजेला? शुक्ला ने पूछा। हाँ, पर यह तो जा रही है, किसी ने इसे रोका नहीं। फादर का जादू मंत्र इस पर चला नहीं दिखता है। बड़ी खूबसूरत है, आंखें तो गजब की है, बस देखने लायक। पर मिसेस शुक्ला की बातें मेरे कानों में ही नहीं पहुंच रही थी। मैं कभी दूर जाती एंजेला को और कभी मौन शांत खड़ी चर्च की इमारत को देख रही थी। मेरा मन हो रहा था कि दौड़कर चर्च पहुंच जाऊं और लूसी को बुलाकर सारी बातें पूछ लूं। लौटते समय भी मैंने चर्च के मैदानों पर नजर दौड़ाई, पर वहां सभी कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बड़ी मुश्किल से उस दिन 10 बजे मैं एक तरफ दौड़ पड़ी और स्टाफ रूम से लूसी को घसीटकर पीछे लाए नन में चली गई। लूसी स्वयं सब कुछ बताने के लिए बैठी थी। लानेल में पहुंचते ही बोले, एंजेला चली गई, फादर कुछ नहीं कर सके, उनकी खुद की तबीयत बड़ी खराब हो रही है, मदर उनकी देखभाल कर रही है। सवेरे तो हम लोग भी वहां गए थे, कमरे में तो नहीं जाने दिया हमें, पर बाहर से फादर को देखा था। फादर हम सब पर भी बड़ा रोब जमाया करते थे। एंजेला ने उनका नशा डाउन कर दिया। एंजेला को सुधार नहीं सके। अपनी इस असफलता का गम उन्हें बुरी तरह साल रहा है। आत्मग्लानि से बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मदर बड़ी परेशान और दुखी है, उन्हें बहुत तसल्ली दे रही है। बार बार ईसा मसीह से उनकी शांति के लिए प्रार्थना भी कर रही है। और एक बड़ी ही व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। इसके तीसरे दिन ही रात में सबसे आंख बचाकर चर्च की छोटी छोटी दीवारों को फांदकर कब और कैसे लूसी भाग गई, कोई जान ही नहीं पाया। बड़ी विचित्र स्थिति थी उस समय वहां की। एंजेला फादर की उस अलौकिक शक्ति को जैसे चुनौती देकर चली गई, जिसके बल पर उन्होंने कितने ही पतितों की आत्मा शुद्ध की थी। फादर इस असफलता पर आत्मग्लानि के मारे मेरे जा रहे थे। मदर बेहद परेशान थी, कभी फादर के पास, कभी कॉलेज, तो कभी चर्च में दौड़ती फिर रही थी। तभी लूसी भाग गई। एक तो चर्च जैसी पवित्र जगह, फिर लड़कियों का कॉलेज, क्या असर पड़ेगा इस घटना का लड़कियों पर। 2 दिन बाद ही चर्च और कॉलेज के चारों ओर की दीवारें ऊंची उठने लगी और देखते ही देखते चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खींच गईं। यह बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। उसने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दें और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक सुबह की बात है कि सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक जोगी मिल गया।
वह जोगी एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उसने देखा कि वे घोड़े, जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। सो वह जोगी के पास गया और उससे पूछा, ओ जोगी, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जोगी बोला, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने भालने के लिए कहा है कि मैं यह देखूं किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जोगी ने फिर वही जवाब दिया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वह ला दूंगा। राजकुमार बोला, ओ जोगी, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूं। जोगी बोला, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोसा एक घोड़ा ले लो, पर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले पहले इसे यहाँ वापस ले आना। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे कुछ अनुभव जरूर सुनूंगा। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल दिया। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने तो बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया और वह एक जंगल की तरफ जा रहा था। वह एक सब्जी के बागीचे के पास जाकर रुक गया। उस बागीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया और फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बागीचे के बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बागीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वह वहां से चलकर जोगी के पास आ गया। जोगी ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या कुछ देखा। राजकुमार बोला, मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना नामुमकिन था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौट कर आया तो देखा कि उसी बाड़ के डंडे हंसिया बने उस बागीचे में से सब्जी काट रहे हैं। जोगी ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। जोगी बोला, नहीं जानते? और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है। जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। जोगी के यह कहते ही राजकुमार पत्थर का हो गया। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा शहर की देखभाल के लिए निकला। वह भी उसी जोगी के पास पहुंच गया। उसने भी जोगी के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह भी जोगी के पास रुका और उससे पूछा कि वह कौन है और वहां कहां से आया है। जोगी बोला, मैं यहाँ इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूं। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहाँ आया था। उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उसकी सवारी की इजाजत दे दी, पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह उसका मतलब मुझे समझा ना सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? तब जोगी ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था और यह वायदा किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। राजकुमार बोला, जोगी, तुमने तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता हूं? हाँ, अगर मैं तुम्हारा एक सुंदर घोड़ा ले जाऊं और उसे देखाऊं तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और वह एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दियाराश्य को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे
वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहां से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उससे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी राजकुमार था और अपने 2 बड़े भाइयों की खोज में निकला था। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि बाड़ी के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीजों को देखकर आ सकता हूं और तब शायद आपको समझा सकूं। जोगी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहां वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को इसका क्या मतलब बताऊंगा। अफसोस, ये राजकुमार भी इस दियार आर्ष का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला तो वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। जोगी बोला, हाँ देखा है। कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि देखो, तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े हैं। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उनको मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो तो। इसके बाद उसने उन राजकुमारों द्वारा देखे हुए तीनों दियार आर्ष्य उसको बता दिए। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बह बहकर निकलकर दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो जोगी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। यह राजकुमार भी जोगी के इस सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा, सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी है। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आया। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है। जोगी ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा यह देखकर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं। जोगी बोला, हाँ यही है वे। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दियारार्शियों के मतलब नहीं समझा सके। फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा दो तो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप मुझे यह बता सकें कि उन्होंने क्या देखा जिसको वे आपको नहीं समझा सके तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बागीचा देखा जिसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी जिसको पार कर उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के डंडे हंसिए बनकर उस बागीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है। राजा बोला, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा न मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया कि उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त खड़ा हो गया, जोगी ने अपना दूसरा सवाल किया,
तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को अपनी माँ को दूध पिलाते देखा। इसका क्या मतलब है? राजा बोला। बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो लकड़ियां मिलती जा रही थी वह उनको भी उठाता जा रहा था। इसका क्या मतलब है? राजा बोला। यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते। उनको हमेशा ही और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, जोगी जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला, उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।